हेलो दोस्तों, फिजिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ रहे थे बायोलॉजी। और बायोलॉजी वाला सेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक्स का। ठीक है। इसमें जेनेटिक्स में बेसिक्स वाला वीडियो, मतलब 3 वीडियो इसमें आ चुका है अभी तक। ठीक है, उम्मीद है कि आप देखे होंगे वो। तो इसमें जो है एक जेनेटिक्स का बेसिक्स वाला वीडियो, बेसिक कॉन्सेप्ट करके आया हुआ है। और उसके बाद फिर कुछ नहीं, ये मेंडल का जो है नियम जो है हम लोग पढ़े, मेंडल रूल। ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे डीएनए का, इसका संरचना और इसका जो कार्य है उसके बारे में। इसी में थोड़ा सा हम लोग आरएनए के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। और जीन के बारे में बात कर लेंगे। उसके साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जेनेटिक्स वाला चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें इससे क्वेश्चन जो है हर हाल में मतलब आता ही आता है। और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पहला चैप्टर बताए हैं, ये वाला पहला वीडियो अगर ये नहीं देखे हैं तो ये आप जरूर देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो यहीं से आता है। समझ गए? चलिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि डीएनए क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिक पदार्थ है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ या मटेरियल, है ना। हेरिडेटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ क्यों? क्योंकि ये जो है, जो गुण है, अनुवांशिक गुण, उसको जो है एक पीढ़ी से, है ना, वो दूसरे पीढ़ी में जो है ना, अदर जनरेशन में क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। और आनुवांशिक गुण कहते हैं ऐसे गुण को जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और बेसिक बात बता दें कि ये जो डीएनए होता है वो बेसिकली जो है, जो हमारा बॉडी में कोशिका है या सेल है, ठीक है, इसके जो है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, मतलब नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है। और यह डीएनए जो है कोशिका के जो नाभिक है उसमें कहाँ होता है, तो नाभिक में क्रोमेटिन ऐसे धागा नुमा जो स्ट्रक्चर है उसमें होता है। और जब यहाँ पर सेल डिवीजन शुरू होता है, कोशिका विभाजन शुरू होता है, तब यह क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में बदल जाता है, मतलब गुणसूत्र में बदल जाता है। ठीक है। और यही गुणसूत्र में जो है क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो कुछ कॉन्सेप्ट हुआ इसका, डीएनए का, डीएनए आखिर है का, हम इसको कहाँ ढूंढेंगे। एक बात तो ये हो गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए, तो डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिक मीसर नामक एक स्विस बायोलॉजिस्ट था, स्विट्जरलैंड का। वो जो है 1869 में इसको खोजा है। तो कहाँ खोजा था? व्हाइट ब्लड सेल्स में, श्वेत रक्त कोशिकाओं में इसको खोजा था। और उसका नाम शुरू में क्या दिया गया था डीएनए का, तो न्यूक्लियन नाम दिया गया था। ठीक है। और यही न्यूक्लियन से इसका नाम जो है चेंज होकर न्यूक्लिक एसिड हुआ। और बाद में इसी को जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा गया, है ना। इसी को शॉर्ट में कहते हैं डीएनए। डी फॉर डीऑक्सी राइबोस, एन फॉर न्यूक्लिक, और ए फॉर एसिड। ठीक है। अब यह जो डीएनए है वो बेसिकली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। तो चूंकि न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली जो है एक पॉलीमर है, मतलब पॉली है, माने पॉली मतलब अनेक होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुत सा मोलिक्यूल से मिलके बना होता है। तो बात है कि न्यूक्लियोटाइड फिर क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड दो चीज से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड दो चीज से बना होता है। एक को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और दूसरे को कहते हैं फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड दो चीज से बना होता है, ये नाइट्रोजन बेस और डिऑक्सी शुगर। और एक जो है ये फॉस्फेट तो है ही। यहाँ यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है,
यह जो है इसका ये चार, इसका चार प्रकार का होता है। एडेनिन ए, गुआनिन जी, थाइमिन टी, और साइटोसिन सी। ठीक है, तो इसका चार प्रकार का न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन है, ये सब जो है किसमें, ये समझिए कि इसका जो है कोड है जो डीएनए में होता है, और यही सब मिल के जो है क्या करता है, मिल के जो है जीन का निर्माण करता है, जिसको आपको बताया था कि यह जो है डीएनए का क्या है, फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल सेगमेंट है ये। ठीक है, अब इसका संरचना देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, नाइट्रोजन बेस है, डिऑक्सोराइबोस शर्करा है और फॉस्फेट है। अब इसका संरचना देखिए, तो आपको याद होगा कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स संरचना होता है। ठीक है, और इसमें जो है दो पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। स्ट्रैंड मतलब ये लकीर ऐसा, ये वाला है, ये एक स्ट्रैंड ये, और एक स्ट्रैंड ये, समझ गए। और एक हेलिक्स आकार बनाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर क्या होता है, ये लिपटा होता है कोयल की तरह। आप सुना रहे, एक मुड़ी हुई सीढ़ी के समान स्ट्रैंड विपरीत दिशाओं में चलते हैं, समझ गए। तो ये जो है पोलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो पोलीन्यूक्लियोटाइड में आपको बताएं कि ये जो है बेसिकली ये जो स्ट्रैंड है, वह सुगर किससे बना था, सुगर फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, ये जो किससे बना होता है, देखिए यहाँ पर ये सुगर फॉस्फेट से बना होता है। और ये जो स्ट्रैंड है, वह नाइट्रोजन बेस से बना होता है। ठीक है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन, साइटोसिन होता है, मतलब नाइट्रोजन बेस है ये बेसिकली। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर एडेनिन और जो ये थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन है, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन जो है, एडेनिन और थाइमिन यहाँ पर बेस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और साइटोसिन और गुआनिन जो है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये कहाँ पर जुड़े होंगे, ये यहाँ पर जुड़े होंगे, यहाँ पर ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो बीच में स्ट्रैंड बना हुआ है, इसके बीच में ये स्ट्रैंड है, और इसके बीच में ये इस तरह से जो है बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड और बीच में जो है सुगर जो है नाइट्रोजनस आधार का जो ये जुड़ा होता है। तो ये लिपटे हुए कोयल की तरह जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर ये देता है, इसी को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नाम दिया गया डीएनए का। और इस डीएनए का स्ट्रक्चर देने वाले का जो नाम है वो है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। और इस संरचना का खोज करने के कारण इन लोगों को 1953 में इसका खोज किया गया, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। और इस खोज के कारण इन्हें जो है क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार से इन लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जीन के बारे में भी समझ लीजिए कि ये जीन क्या है। तो जीन आपको याद होगा, जब मेंडल का नियम बता रहे थे तो वहां पर मेंडल फैक्टर एक था बात। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो मेंडल का पहला नियम वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो मेंडेलियन फैक्टर का जो पहला नियम है, वही जो है जीन कहलाता था। तो जो गुणसूत्रों पर जोड़े के रूप में क्या होता है, ये मौजूद होते हैं, जो एक पिता से प्राप्त होता है, दूसरा माँ से प्राप्त होता है। और गुणसूत्रों में मौजूद जीनों की एक जोड़ी के एक सदस्य का जोड़ा समजात गुणसूत्र का एक ही स्थान होता है, मतलब एक ही तरह का होता है, उसको समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और जीन जो है बेसिक डीएनए से के अंदर जो एक इकाई है, वो जीन है, जो अनुवांशिक गुणों को अपने अंदर जो है क्या रखता है, अपने अंदर स्टोर रखता है। और वही जो है जीन ही डीएनए से गुण को एक से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा इस संरचना से देखिए। देखिए ये कोशिका है, इसमें इस तरह से क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, दो लड़ी में। और ये जो दो लड़ी है, तो ये सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। जब सेल डिवीजन पढ़िएगा तो ये आपको उम्मीद है पता होगा। और ये जो दो डंटी ये दिख रहा है, ये वाला क्या है, डंठल, ये क्रोमेटिड कहलाता है।
अब इसमें एक क्रोमेटिड को अगर खोलेंगे तो इस तरह से ये खुल के नजर आएगा, जो डबल हेलिक्स, यही डीएनए होता है। देखिए डबल डीएनए, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर यही बनाता है। अब ये फिर वही है कि नाइट्रोजिनस बेस, देखिए सीढ़ी वाला जो है ये नाइट्रोजिनस बेस है, और ये जो स्ट्रैंड है ये फॉस्फेट और शुगर से बना होता है। ठीक है। और इसी का एक सेगमेंट जो इसके गुणों को प्रदर्शित करता है या इसमें कोडेड होता है, उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेशन से पहले थोड़ा थोड़ा सा आरएनए के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि डीएनए है तो फिर आरएनए का भी बात होता है। ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। तो आरएनए का है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब इसमें बात सब चीज वैसा ही है, सिर्फ इसमें जो है, जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन का जो आधार है, नाइट्रोजन का जो आधार है, बेस है, उसमें नाइट्रोजन का जो आधार होता है उसमें हम लोग पढ़े थे थाइमिन, है ना, देखिए, सॉरी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है। तो इसमें यही है कि ये थाइमिन के जगह में यहाँ पर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर होता है यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल, मतलब यू होता है। ये डिफरेंस है। ठीक है। बाकी आरएनए तीन तरह का होता है। एक होता है एम आरएनए, माने मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर की तरह काम करता है। और एक होता है टी आरएनए, जो ट्रांसफर की तरह, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं इसको, है ना, जो ट्रांसफर करता है गुणों को। और फिर एक होता है आर आरएनए, जो जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है। जो राइबोसोम कंटेन करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आए। ठीक है। ये कुछ आरएनए के बारे में कुछ बेसिक बात था जो यहाँ पर बता दिए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति के बारे में जान। तो डीएनए रेप्लिकेशन को एक लाइन में सीधा समझ लीजिए कि डीएनए अपनी तरह का अपनी कॉपी, एक डीएनए से दो डीएनए, दो डीएनए से तीन डीएनए, अपनी कॉपी कैसे बनाता है, उसी का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। समझ गए। देखिए, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन समझ लीजिए कि एक डीएनए से दो डीएनए, और फिर इससे फिर जो है दो से चार डीएनए, ये कैसे बनता है, इसी को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि कोशिका विभाजन, और यह डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, कोशिका विभाजन के समय। जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो कोशिका में जो है क्या होता है, समान संख्या में जो है इनके कोशिका में जो है होता है आपका अ, गुणसूत्र की संख्या होता है। तो जब कोशिका विभाजन आता है तो एक कोशिका से दो समान कोशिका जो विभाजित होता है, दो कोशिका बनता है। इसलिए कोशिका विभाजन में पहले जो गुणसूत्र होता है, तो वो दोनों में समान रूप से जो है गुणसूत्रों का जो है क्या होता है, बंटवारा होता है। तो कोशिका विभाजन दो है, एक माइटोसिस है, एक मियोसिस है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये मियोसिस का बात कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और एक बेसिक बात समझ लीजिए। जो जेनेटिक गुण है, जो आनुवांशिक गुण है, उसका जो ट्रांसफर होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वह जो है जनन कोशिकाओं में या जर्म सेल में जो विभाजन होगा उसके कारण होगा। अब सेल यहाँ पर इस हिसाब से दो तरह का होता है कि जनन कोशिका होता है और एक कायिक कोशिका, मतलब जर्म सेल होता है और एक सोमैटिक सेल होता है। ठीक है। तो जनन कोशिका विभाजन जो है बेसिकली वो मियोसिस सेल डिवीजन से होता है, और सोमैटिक या कायिक कोशिका होगा तो उसके लिए माइटोसिस होगा।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो जनन कोशिका में विभाजन होगा, तो जनन कोशिका में विभाजन होने से क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो भी समा, क्योंकि वियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से चार कोशिका बनता है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो कोशिका को जो निर्माण करता है, तो इसमें जितना क्रोमोसोम की संख्या होती है उसके आधा जो है यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या रहता है। ठीक है, तो अब यह जो है डीएनए जो है, ये फिर कैसे अपने आप को बनाता है। ठीक है, यहाँ पर बात ये निकल के आता है। तो ये बनाएगा यहाँ पर, देखिए इस तरह से इसको बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो कुछ जो है इस तरह से खुलेगा। पहले देखिए, ये डीएनए होता है स्ट्रक्चर, देखिए नाइट्रोजनस बेस है ये, और ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है। तो सबसे पहले इसका कोई एक एक लड़ी कहीं पर से जो है क्या होगा, वो खुलेगा। और ये कैसे खुलता है? ये खुलता है, उसमें जो है एक एंजाइम होता है जो इसको शुरू करता है, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं उसको। और उस एंजाइम के कारण ये जो कोशिका विभाजन के समय ये एक खुलेगा और इधर से एक खुलेगा, और ये इस तरह से जो है एक नया जो है डीएनए का निर्माण करेगा, एक ये, और इसी तरह से एक ये डीएनए का निर्माण करेगा। और इस तरह से ये विभाजन जो है होते चला जाएगा। ठीक है, देखिए डबल स्टैंड डीएनए के अणु कुछ एंजाइमों की मदद से डीएनए के दो स्टैंड में खुलता है। और डीएनए पोलीमरेज एंजाइम एक स्टैंड के निर्माण को उत्प्रेरित करेगा, है ना, कटलाइज कर देगा, उसको डबल हेलिक्स स्टैंड बनाएगा। और दो डीएनए प्रत्येक एक पैतृक स्टैंड और एक नए स्टैंड के साथ उत्पन्न होगा। और इस तरह से दो समान डीएनए अणु से दो क्रोमेटिड बन जाते हैं, और एक सेंट्रोमियर बनेगा, और इससे जुड़ के जो है वो अलग अलग निर्माण करते चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार डीएनए प्रतिकृति पर प्रत्येक गुणसूत्र में उसके दो क्रोमेटिड में स्थित डीएनए के दो समान अणु होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान दो क्रोमेटिड एक एक करके दो गुणसूत्रों के रूप में अलग हो जाते हैं। देखिए, दो क्रोमेटिड एक एक करके दो गुणसूत्रों में अलग हो जाते हैं, और दो संतति कोशिकाओं में चले जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों में आधा आधा गुण जो है चला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए कि डॉक्टर हरगोविंद खुमारा ये भारतीय मूल के जो है अमेरिकी नागरिक हैं। और ये मानव निर्मित जीन, माने जीन का जो है संश्लेषण करने वाले ये पहले वैज्ञानिक है। कहाँ? प्रयोगशाला में, लैब में। ये गर्व की बात है कि नोबेल पुरस्कार विजेता। और इस कार्य के लिए, मतलब प्रयोगशाला में जो है जीन का संश्लेषण करने के लिए, डीएनए का संश्लेषण करने के लिए इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1970 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया प्रयोगशाला में। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आता है ना। तो देखिए यहाँ पर सुनिए कि आप सुने होंगे कि अपराधियों का पहचान जो है डीएनए परीक्षणों से किया जा सकता है, जिन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक कोशिका में डीएनए एक समान होता है, और माता पिता के डीएनए से भी मिलता जुलता होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि बच्चों को डीएनए अपने माता पिता से ही विरासत में क्या होता है, मिलता है। फिंगरप्रिंट की तरह प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अद्वितीय होता है, और भले ही अपराध स्थल पर अपराधी का एक बाल या खून या वीर्य की बूंद छूट गई हो, तो इसका उपयोग अपराधी के डीएनए का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, और सच्चाई का पता लगाने के लिए संदिग्ध के साथ तुलना किया जाता है। तो कहने का मतलब, किसी भी व्यक्ति का शरीर का कोई भी हिस्सा से जो है उसका डीएनए का पहचान किया जा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है किसी से बना है, कोशिका से बना है। और कोशिका में जो है क्या है, गुणसूत्र क्रोमोजोम मौजूद है। क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, इसलिए शरीर के किसी भी भाग से जो है डीएनए का जो है पहचान करके उस व्यक्ति का जो है क्या किया जा सकता है, उसका असलियत का पता लगाया जा सकता है। तो यही जो तकनीक है किसी का सच्चाई पता लगाने की, उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्या है? तो सबसे पहले जो है इसका लाभ क्या है, अपराधियों की पहचान करने में इसका जो है यूज होता है। दूसरा, माँ या बाप का पता लगाने में, मतलब
पेरेंटिंग टेस्ट इसको कहते हैं। ये मतलब कोई बच्चा गुम हो गया है, पता नहीं चल रहा है कि उसका माँ बाप कौन है, कन्फ्यूजन हो गया है, दो लोग या तीन लोग दावा कर रहे हैं, तो बच्चे का डीएनए और जो दावा कर रहे हैं उनके से इसका जो है मिलान कराया जाएगा, उससे जो है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका कुछ जो है बेनिफिट है। तो आज हम लोग देखे डीएनए और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे और भी बात करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।